हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो जाता है उसके कुछ लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जिला पंचायत के गठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी ये किस तरह से गठित होती है और इसका वर्क क्या है। तो इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत व विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर जिले यानी जनपद में जिला पंचायत काम करती है। जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। तो भाई देखिए, ऐसा तो होता है, गांव में क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है ना, और जो कस्बा होता है वहाँ चेयरमैन होते हैं। तो इस तरह से इनका गठन होता है क्योंकि वही फर्स्ट पर्सन होता है और वही देख रेख उस क्षेत्र का करता है ना। और अगर इसके बात की जाए तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। और इसमें बहुत सी चीज़ों को इनको ध्यान में रखना होता है। भाई जो जनता है उसकी सेवा करने के लिए ही तो इस पद पर ये आसीन होते हैं। वो बात अलग की है कि थोड़ा कम ही रहता है, वो तो आप लोग जानते ही हो। उसके बाद है जिला पंचायत के सदस्य। तो क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं। जिले के सांसद व विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं और जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। जिले का मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ जिला पंचायत का सचिव होता है। और चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, तो जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि 5 ही साल के लिए तो होता है ना, पहले वोट के द्वारा जनता उसको चुनती है, लेकिन जनता ही चुनती है। और आपको पता है जनता को तो कोई बेनिफिट तो नहीं होता है भाई। देखिए है, फिर 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता। कुछ जिला पंचायतों के अध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए ही छोड़ा गया है। ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, इन पर पुरुष नहीं लड़ सकते। जिला पंचायत की एक बैठक 3 महीने में आवश्यक होनी चाहिए, ऐसा नियम है। उसके बाद है जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो जिला पंचायत के कार्य हो जाते। विकास खंड का कामकाज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी छोटी समितियां बनाती है, जैसे शिक्षा समिति, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति आदि। ये समितियां जिले के पशुपालन, सिंचाई, खेती व जमीनों की देखभाल का काम करती है। क्षेत्र पंचायत के कामों का जिला पंचायत पर्यवेक्षण देखरेख भी करती है। 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम विकास खंड एवं जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था कायम है। तीनों स्तरों पर प्रतिनिधियों की चुनाव प्रक्रिया, आय के स्रोत एवं कार्य लगभग एक जैसे ही होते हैं, यानी ये सभी कार्य हो जाते हैं, जिला पंचायत के कार्य हो जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद है नगर पंचायत के प्रमुख कार्य बताएं। तो नगर पंचायत, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस तो बनते हैं एग्जाम में। तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कुछ निगम कानून है निम्न, यानी ये नियम कानून राज्य की सरकार बनाती है। और इसमें हो जाता है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 5 ही वर्षों के लिए बनाई जाती है। शहर में रहने वाले वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से या उससे अधिक है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद व नगर निगम के सदस्यों के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिसने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया है वो वोट डाल सकता है, और जिसने 21 वर्ष कंप्लीट कर लिया है तो वो सदस्य बन सकता है, यानी सदस्य बनने के लिए चुनाव वो लड़ सकता है। उसके बाद है प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम कम से कम 1/3 महिला सदस्य और कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य होते हैं। और नगर पालिका परिषद एक अध्यक्ष होता है
वो उसका सदस्य होता है, वो जनता द्वारा चुना जाता है। इसके कुछ पद आरक्षित होते हैं। और नगर निगम का भी एक अध्यक्ष होता है जो महापौर या मेयर कहलाता है। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन ही जाता है, घूम फिर के आ ही जाता है। महापौर जनता द्वारा चुना जाता है। और हर नगर पालिका परिषद का एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होता है, और हर नगर निगम का एक आयुक्त। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और आयुक्त जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे ही नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्यों की देखरेख करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायत व्यवस्था के कार्य करने की 3 स्तर कौन कौन से? तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत की समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। और चूंकि पंचायत लोकतंत्र एवं विकास की पहली सीढ़ी है, ये जितनी उन्नत एवं संवैधानिक होगी, देश की व्यवस्था में उतना ही अधिक निखार आएगा। इसकी महत्ता को देखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 40 में, कहाँ पे? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया तथा अपेक्षा की गई कि आने वाले सरकारों द्वारा इसे मजबूत स्थिति प्रदान की जाएगी। पंचायती राज व्यवस्था को व्यवहारिक धरातल पर लाने का पहला प्रयास देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया। पंचायत राज के वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका बलवंत राय मेहता समिति की है, जिसने पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। इस व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन वर्ष 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन के रूप में हुआ। भारत की आज जो तस्वीर बदलने तथा उसे प्रत्येक दृष्टि से आगे बढ़ाने की कहानी रच रहा है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम की विवेचना कीजिए या नगर निगम के कार्यों का उल्लेख कीजिए। नगर निगम के क्या कार्य हैं, इनको देख लेते हैं। क्षेत्र पंचायत की तरह नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम भी अपनी समितियां बनाते हैं। ये समितियां अलग अलग कार्य करती हैं, जैसे पानी की व्यवस्था समिति, सफाई व्यवस्था समिति, स्वास्थ्य समिति आदि। वार्ड मेंबर सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं। ये समितियां ही इन संस्थाओं के कार्यों के बारे में निर्णय लेती हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं। सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी, लाइट यानी जो लाइट होती है ना, की व्यवस्था करना, ये किसके कार्य हैं? तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के ये कार्य हो जाते हैं। वही शहर की साफ सफाई करवाना, कचरा उठवाना और बाजार एवं सब्जी बाजार की सफाई की व्यवस्था करवाना और कांजी हाउस, आवास, मवेशियों की देखरेख का प्रबंध करना, शहर में होने वाले जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना, जब शहर में कोई भी बीमारी फैलती है तो उसे फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण, पानी की सफाई आदि का काम करना, पुस्तकालय, पाठशाला, बाग, पार्क, बगीचे आदि बनवाना। जिला अधिकारी के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, यानी जिला अधिकारी के कर्तव्य क्या क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है। 2023, 2021 और आपका ये जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जिले के प्रशासन में उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। ये आपका आया हुआ है 2019 में। तो इसमें देख लेते हैं जिले का शासन। जिलाधिकारी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का शासन चलाता है। जनता के हित के सभी कार्यों को जिलाधिकारी करता है। वह दौरे तथा बैठक के द्वारा जनता से संपर्क करता है। जिलाधिकारी समय समय पर तहसील दिवस व अन्य बैठकों के द्वारा जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। जिला प्रशासन के कार्य, जिले के में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ये इनका कार्य हो जाता है। भूमि व्यवस्था जैसे भूमि मापन, खसरा खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना, नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना। हम सभी के लिए पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा आवश्यक है। सभी जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। इन कार्यों के लिए जिले में बहुत से सरकारी विभाग, अधिकारी व कर्मचारी होते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी व उनके कार्य, जिला न्यायाधीश, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जिला न्यायाधीश पर। तो न्यायाधीश न्याय करते हुए अपराधियों को दंड का फैसला सुनाता है। भाई जब
उनके समक्ष जाया जाता है तो पहले तो उन पे वर्क होता है, उन पे वकील क्या करते हैं कि भाई एक उनकी तरफ का होता है तो उस पर क्या होता है कि प्रक्रियाएं चलती हैं, और उसके बाद जो अपराधी होता है उसको दंड का फैसला कौन सुनाता है, तो जिला न्यायाधीश सुनाते हैं। मगर ऐसे नहीं सुना देते कि बस गया कोई मनुष्य और उसको तुरंत सुना दिया, पहले उस पर बहस होती है, उस पर है ना वर्क होता है। उसके बाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी का क्या होता है कि विद्यालय खुलवाना, विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, ये किसका कार्य होता है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। और मुख्य विकास अधिकारी का जैसे पार्क हो जाते हैं, संग्रहालय हो जाते हैं, मनोरंजक स्थानों का निर्माण करवाना, ये सभी हो जाते हैं। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मरीजों का इलाज, परिवार कल्याण के कार्यक्रम, बीमारी की रोकथाम, ये सभी कौन करते हैं, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, लेकिन आप देखिए इनको अच्छे से समझिए। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की आय के साधन बताए, यानी जो इसमें नगर पंचायत हो जाती है, नगर पालिका परिषद हो जाता है और नगर निगम, ये जो इनके आय मतलब धन कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कर लेते हैं कि शहर में जिनके निजी मकान या ज़मीन है उन्हें मकान या ज़मीन पर टैक्स देना पड़ता है। तो भाई देखिए सभी आपको भी देना पड़ रहा होगा, हमको भी देना पड़ता है। तो ये क्या है, ये आय के साधन हो जाते हैं, यानी नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर परिषद का जो आय हो जाती है वो यहाँ से प्राप्त होती है कि भाई मकानों के टैक्स लिए जाते हैं। ये कर उस शहर की पंचायत व्यवस्था, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम एकत्रित करती है ना। और पानी, सड़कों की बिजली और शहर की सफाई के लिए लोगों से महीने का टैक्स या कर वसूल किया जाता है। बिल्कुल भाई दिया ही जाता है ना। शहर में जो दुकान लगाता है उसे अपनी दुकान के लिए टैक्स भरना पड़ता है, हाँ ये भी दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें तो रोज़मर्रा में आपके आसपास में हो रही हैं, आपके घर में भी ये सभी चीज़ें की जा रही हैं कि जाकर आप वहाँ पे सबमिट करते हो। आप अगर कस्बे में रह रहे हो तो टाउन एरिया में जाकर आपको वहाँ पे अपने टैक्स, जो मकान का टैक्स है वो आपको भरना पड़ता है। इस तरह से तो कुछ चीज़ें के ज़्यादातर जो आपके आसपास में हो रही हैं उन्हीं चीज़ों से आप देखें कि क्या है और आप अच्छे से उसको लिख पाते हैं। उसके बाद है शहर में चलने वाली सवारी गाड़ियाँ जिनमें लोग पैसे देकर सफ़र करते हैं, जैसे बस, टैक्स, टेम्पो, जीप, में यात्री कर वसूल किया जाता है। ये कर उस शहर से जाने पर या शहर तक सफ़र करने वाले हर यात्री से लिया जाता है। ये संस्थाएं इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स या कर ले सकती है, जैसे फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर। इन संस्थाओं को सरकार से अनुदान भी मिलता है। बिल्कुल सरकार से भी अनुदान मिलता है, ऐसा नहीं कि खाली इसके ही टैक्स पर ही, क्योंकि खर्चा भी बहुत होता है और लेते भी हैं ये लोग। सड़क यातायात संबंधी दो प्रमुख नियम बताएं तो सड़क पर चलने के सामान्य नियम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। ऐसा नहीं लगता जब आप बाईं ओर ना चल के दाईं ओर, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रोड क्रॉस करने में थोड़ा सा लोग थोड़ा सा चल लो तो ऐसा लगता है हम जा रहे हैं कहीं और, जा रहे हैं गिरे जा रहे हैं, ऐसा लगता है ये तो हमारी डायरेक्शन है ही नहीं, ये हमारी दिशा है ही नहीं, है ना। तो हमें क्या होता है कि बाईं ओर ही चलना चाहिए, अगर इससे हमको कोई खतरा भी नहीं रहता है। और सावधानी तो बरतनी ही चाहिए, है ना। सड़क पर यातायात नियंत्रण के लिए लगी हरी, पीली व लाल बत्तियों का ध्यान रखो और हरी बत्ती का संकेत मिलने पर ही चलो। बत्तियों के निर्देश का पूरा पालन करो। बिल्कुल पालन जो करते हैं वही सुरक्षित हैं और जो पालन नहीं करते हैं तो उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी तो नहीं होती है ना। सड़क तभी पार करो जब हरी बत्ती हो जाए। बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक हो सके उसी स्थान पर पार करो जहाँ सड़क पर यात्रियों के लिए जेब्रा के निशान बने होते हैं। देखिए आप सड़क पर इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है ना, तो आपको ऐसा नहीं कि यहाँ से क्रॉस कर लो, यहाँ से क्रॉस कर लो, आपको यहाँ से ही क्रॉस करना है। यहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं होता है। अगर गाड़ियाँ यहाँ पे आ भी रही हैं तो जब आप क्रॉस कर लोगे तभी वो इधर की गाड़ी इधर जाएगी और इधर की गाड़ी इधर जाएगी। लेकिन जब आप भाई इस तरह जेब्रा क्रॉसिंग छोड़कर और आप पार करेंगे सड़क तो फिर दिक्कत भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, सुविधाएं बहुत है लेकिन उनका बेनिफिट कैसे उठाया जाए, है ना। जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं
उनको लाभ कैसे उठाया जाए तो वो तो आप पे डिपेंड करता है। जहाँ सड़क के दोनों ओर पथिक पथ बने हैं, पैदल चलते समय उन्हीं का प्रयोग करो। सड़क पर यदि लाल बत्ती नहीं लगी है और यातायात पुलिस कर्मचारी निर्देश कर रहा है तो निर्देशों का पालन ज़रूर करो। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे अगर यातायात पुलिस है और निर्देश दे रहा है तो आपको पालन करना चाहिए। कुछ लोग बड़े अकड़ालू, बड़े ज़िद्दी होते हैं भाई, नहीं समझते हैं और उनको कुछ भी नहीं समझते हैं जो यातायात पुलिस होते हैं। ऐसा नहीं, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। कुछ लोग, देखिए एक चीज़ और है, कुछ लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं और जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा ये बताओ, जो वहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका बेनिफिट होता है क्या? जब आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है ना, और आप बिना हेलमेट के चला रहे हैं तो अच्छा बताओ उसमें बेनिफिट किसका है और लॉस किसका है? भाई हेलमेट अब लगाएंगे तो आपका बेनिफिट है, अब नहीं लगाएंगे तो आपका लॉस है। पहले बात तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए पैसा आता है और जाता है, चलिए खर्च हो गया, कोई बात नहीं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, सपोज देन। लेकिन अगर ऊपर वाला ऐसा कभी ना करे, लेकिन होता है, रोज़ की न्यूज़ में आप देखें यही सब चलता है कि उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चोट लग गई, कोई शरीर का कोई पार्ट डैमेज हो गया। तो क्या फ़ायदा है? हमें जो भी नियम है उनका हम पालन करें और अच्छे से पालन करें। इससे क्या होगा? हमारे पैसे की भी बचत होगी, हमारा शरीर की भी बचत होगी और हम लंबी ज़िंदगी जिएंगे। यही तो है ना। और ऐसे तो कोई ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं, स्पीड में जा रहे हैं बिना हेलमेट के और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा तो यहाँ पे नहीं कहेंगे, ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बड़े अकड़ालू, बड़ी ज़िद्दी होते हैं हेलमेट के नाम से। वो जैसे लगता है कि वो कुछ सुनते ही नहीं हैं कि नहीं लगाऊंगा मैं, ऐसे कर लूँगा, मैं पैसे दे दूँगा, ये वो सब बहुत चीज़ें। किसी वाहन के आगे अपने वाहन को निकालने की चेष्टा बहुत देखभाल कर करो। यदि निकालना ही है तो सदा दूसरी गाड़ी के दाएं हाथ से ही आगे निकालो। भारी गाड़ियों के बीच में पैदल या दोपहिया वाहनों से निकलना खतरनाक है। किसी भी मोड़ पर मुड़ने से पहले हाथ के द्वारा संकेत दिया जाना अनिवार्य है। सड़क पर खेलना, कूदना, उछलना ठीक नहीं है, यह तो दुर्घटना को निमंत्रण देता है। यात्रा के समय सदैव टिकट लाइन बना कर लो और लाइन से ही बस में चढ़ो। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ भीड़ में, ये थोड़ी ना कि भीड़ में हम घुसे हैं, अपनी लाइन को जो है अपनी लाइन में नहीं लगे हैं, इधर से उधर लाइन लगोगे तो ज़्यादा सही रहता है। उसमें ये होता भाई हम लाइन लगे तो हमारा नंबर आएगा ही आएगा, है ना। और भीड़ लगाकर वो चीज़ तो अच्छी नहीं होती है ना। यात्रा के समय सदैव टिकट लाइन बना कर लो और लाइन से ही बस में चढ़ो। मद्यपान या अन्य कोई नशा करके कोई वाहन चलाना न सिर्फ खतरनाक है वरन अपराध भी है। बिल्कुल भाई, आप नशा करके आप वाहन चलाओगे तो क्या है, आपकी जो ज़िंदगी है वो क्या आपको पता है कि बस हम चले भाई, अब नशे में ही धुत हैं तो आप क्या गाड़ी चलाएंगे, और जब चलाएंगे तो आपके साथ तो बुरा होगा ही। उसके बाद है अंतिम रूप से सड़क पर लगे यातायात चिन्हों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और उसके निर्देश का पालन भी किया जाना चाहिए। उसके बाद है सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण बताइए, या सड़क दुर्घटना होने के मुख्य क्या क्या कारण होते हैं लिखिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, आज सड़कों पर भारी यातायात है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण तथा सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण भीड़ बढ़ती जा रही है। सड़क पर वाहनों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। इस कारण व्यस्त मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वाहनों की बढ़ती संख्या दुर्घटना का कारण बन जाती है। हर किसी को जल्दी है और वो शीघ्र निकलने के कारण यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, गलत दिशा या गलत मार्ग से निकलने का प्रयत्न करते हैं। यही सड़क दुर्घटनाओं के कारण है। भाई देखिए, कुछ लोगों की बड़ी सोच कुछ अच्छी नहीं होती। वो सोचते हैं हम जल्दी से पहुंच जाएं। अरे भाई, दुर्घटना से तो देर भली होती है। जब आप सुरक्षित हैं तो अगर थोड़ी सी देरी भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। और वो चीज़ कहाँ पर अच्छी है कि हमारे शरीर को भी नुकसान हो, पता नहीं हम दुनिया में रह जाएं ना रह जाएं, और तो फिर आप जल्दी जाकर करेंगे क्या। जैसे बहुत लोग कहते हैं हमें कहीं जाना है भाई, हम जल्दी से पहुंच जाए, वहाँ आना है तो हम भाई बस जल्दी से पहुंच जाए। अरे जल्दी करने से क्या है, जब हम दुनिया ही में ना रहेंगे तो हम जल्दी करके करेंगे क्या। तो जब कहीं बाहर निकले तो ये सोच के चले कि थोड़ी देर लग जाएगी लेकिन सुरक्षित आएंगे वापस, है ना। सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय लिखिए। तो वही चीज़ हो जाती है जो अभी हम लोगों ने देखा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं।
पहले अपने वाहन में ब्रेक, लाइट इत्यादि चेक कर लें और फिर चलें। फिर यहाँ पर हो जाता है, रात्रि में वाहन चलाते समय उसकी बत्ती ज़रूर जला लें। बिल्कुल सही बात है कि भाई अंधेरे में आप चलाएंगे अपना जो भी वाहन है तो अंधेरे में तो फिर बहुत ज़्यादा खतरा रहता है ना। मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने। वही बात कि हेलमेट पहनना लोगों को ऐसा लगता है बोझ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे सबसे पहले तो पैसा वैसा सब छोड़ के सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी ही बचती है, और पैसा तो बाद की बात है ना, वो भी बचता है, बहुत ज़रूरी है, बचना भी चाहिए। लेकिन जब ज़िंदगी ही नहीं होगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये सोच के हेलमेट पहने कि हम जा रहे हैं अच्छे और घर पर हम अच्छे से आएँ, ये सोच के चलें। ये कभी ना सोच के चलें अरे वो वहाँ पे चेक करने वाले हमें मिल जाएंगे, यातायात पुलिस मिल जाएगी तो हमें रोकेगी कि तो हम उनको पैसा देके और उनका मुंह बंद कर देंगे। मुंह बंद करने के लिए कभी भी ये ना सोचें, अपने आप को सुरक्षित रहने के लिए सोचें। कार चालक एवं इससे बैठने वाले लोग सीट बेल्ट ज़रूर बांधें। एम्बुलेंस, दमकल और पुलिस जैसे आपात ड्यूटी पर तैनात वाहनों को पहले रास्ता दें भाई, ज़रूरी है। क्योंकि जैसे एम्बुलेंस जा रही है तो उसमें कोई मरीज़ ही जा रहा है ना, तो उसको कितनी ज़रूरत है। एम्बुलेंस का मतलब ही होता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था है, इसीलिए वो जा रहा है, तो उसको पहले निकलने के लिए साइड दें, है ना। और जैसे दमकल भाई जा रही है तो इसीलिए तो जा रही है, किसी के यहाँ मुसीबत पड़ी है इसीलिए, तो इन लोगों जब ये गाड़ियाँ निकले तो इनको पहले जाने दें। और सड़क पर खतरे के संकेतों में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन जरूर करें। आपको जिस ओर बाईं या दाईं ओर मुड़ना है उधर संकेत देकर मुड़ें। दोपहिया वाहनों पर 2 से अधिक व्यक्ति ना बैठें। वाहन तेज गति से ना चलाएं। नशीले दवाओं का सेवन करके या शराब, अल्कोहल पीकर वाहन ना चलाएं। और एक अब तो सबसे बड़ी एक दिक्कत ये है कि लोग क्या करते हैं, पहली बात तो नशीले पदार्थों का सेवन भी कर लेते हैं, हेलमेट भी नहीं लगाते हैं, प्लस क्या करते हैं, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि मोबाइल लगाए होते हैं कान में और बाइक चला रहे होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खतरा यही तो है ना कि आप मोबाइल को संभालेंगे या अपने जो आपका जो वाहन है आप उसको संभालेंगे या अपने आप को संभालेंगे, है ना। तो इसलिए अब तो सबसे बड़ी यानी कहते नहीं बहुत बड़ी दिक्कत ये बनी हुई है, तो इस पे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेल से यात्रा करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो देख लेते हैं। रेल यात्रा करते समय हमें निम्न सावधानियां आवश्यक रखनी चाहिए। कौन कौन सी हो जाती हैं, तो टिकट लेकर ही यात्रा करें, क्योंकि बिना टिकट के क्या होता है वही वाली बात हो जाएगी, आना फ्री जाना फ्री और पकड़ लिए जाए तो खाना फ्री। यानी कहने का मतलब है कि आप भाई मेहमान बनेंगे, तो वो ऐसा कोई काम ना करें, जहाँ जा रहे हैं वहीं पे पहुँचें, दूसरे रास्ते पे ना पहुँचें। तो टिकट ज़रूर लें। और चलती ट्रेन पर चढ़ने और उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रयास से व्यक्ति विकलांग हो सकता है तथा मृत्यु भी हो सकती है। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, कुछ लोग क्या होते हैं दरवाजे पे खड़े होते हैं या चलती ट्रेन से उतर जाते हैं, चलती ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इससे थोड़ा बच के रहें। रेल के दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। रेल की बोगियों की छत पर बैठकर यात्रा नहीं करनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी स्पीड में चलती है, प्लस पेड़ ऊंचे ऊंचे लगे होते हैं, ऊपर तार भी बिखरे होते हैं, तो मतलब ये है कि हर तरफ से खतरा होता है। तो ऐसा काम कभी भी ना करें। अगर कहीं पे जगह नहीं मिल रहा है उस दिन ना जाएं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है तो ना भी जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरे मतलब कहते नहीं कि एक ट्रेन जाएगी तो दूसरी आएगी और दूसरी नहीं आएगी तो दूसरा वाहन मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी बच गई तो बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद है रेल के खिड़कियों से अपने शरीर का कोई अंग बाहर ना निकालें, क्योंकि बाहर की किसी चीज़ से टकराकर चोट लग सकती है। बिल्कुल सही है। चलती ट्रेन की जंजीर खींचकर या हॉस पाइप काटकर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए, इससे यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में देर हो सकती है। रेल से यात्रा करते समय कभी भी किसी अपरिचित द्वारा दिया गया पदार्थ नहीं खाना चाहिए, ना पीना, ना सूंघना चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया हो, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाए और उसका सामान लूट लिया जाए। तो बिल्कुल सही है, किसी का दिया हुआ कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ऐसे, मतलब उनका माइंड ऐसा वर्क करता है, क्या कहते हैं कि हम वहाँ पे जाते हैं तो हमसे बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है और हमको
वो चीज़ें उसने खिलाई हम अब, लेकिन आप जानते नहीं हो उसको और आपने उसकी चीज़ कोई खा ली ना। तो पहली बात किसी से बोलना चाहिए, और अगर चलिए बोल भी दिए कोई बात नहीं, अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी चाहिए। और पर्सनल डिटेल भी अगर, पहली बात तो पर्सनल डिटेल किसी भी सूरत में ना दें। दूसरी बात, आप उसका दिया हुआ कोई भी सामान ना खाएं। आप अपने से काम रखें, वो अपने से काम रखे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। उसके बाद है अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए। प्रोफेसर मार्शल। अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं में उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। भाई अर्थशास्त्र का मतलब आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का मतलब होता है पैसा, है ना। तो अर्थशास्त्र का महत्व, आर्थिक अध्ययन का महत्व केवल व्यक्ति के आर्थिक जीवन से ही नहीं है बल्कि उसके सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्र से भी है। निम्न बिंदुओं से अर्थशास्त्र के महत्व या उपयोगिता को स्पष्ट किया जा सकता है। तो समझ लेते हैं, कुछ इसके बिंदु है यानी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें यह सरकार को केवल देश के भीतर ही आर्थिक समस्याओं के समाधान का रास्ता ही नहीं बतलाता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन करता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रतिपादित नियम हमें भावी आर्थिक घटनाओं की जानकारी देते हैं जिसमें केवल आर्थिक जीवन ही प्रभावित नहीं हो सकता अपितु सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है। संपूर्ण क्रियाओं का आधार अर्थ है। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र का अध्ययन या जानकारी व्यक्ति के आर्थिक ज्ञान को बढ़ाती है, वह मितव्ययी बनाता है, अपनी सीमित आय को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करके अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के योग्य बनाता है। अर्थशास्त्र में सिद्धांतों या नियमों की रचना की गई है, वे संपूर्ण विश्व में एक समान व्यक्ति पर लागू होते हैं। यदि व्यक्ति का कोई या अर्थव्यवस्था की किसी भी इकाई का संचालन या नियमन इस नियमों के अंतर्गत होता है तो वो आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं समस्त क्षेत्रों में सफल रहता है। आर्थिक जगत की समस्त समस्याओं को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व। यह समस्त भाग व्यक्ति या आर्थिक जगत की किसी इकाई की समस्या के अध्ययन से संबंधित है। इस दृष्टि से व्यक्तिगत तथा सामूहिक आर्थिक समस्या का समाधान उक्त 3 भागों से ही प्राप्त होता है। यानी आर्थिक समस्या का मतलब यही हो जाता है भाई, जब पैसे की किल्लत होती है, दिक्कत होती है ना। आर्थिक विकास को संक्षेप में समझाएं तो आज के भौतिक तथा प्रतियोगिता वाले युग में दुनिया का हर देश अपने विकास के लिए प्रयत्नशील है। यानी विकास जैसे तरक्की करने के लिए, और प्रयत्नशील है यानी वो वर्क कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। कोई भी मनुष्य खामोश नहीं बैठा है कि हमें कुछ नहीं करना है और भाग्य के भरोसे पर बैठे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं। सभी क्या कर रहे हैं, विकास करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर ही विश्व अर्थव्यवस्थाओं को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, विकसित तथा विकासशील। अब विकसित किसको कहते हैं? विकसित मतलब जो देश विकास कर चुके हैं, और विकासशील देश जो विकास कर रहे हैं। मतलब कर रहे हैं और करने में फर्क होता है ना, कि कुछ कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या है, वो डेवलप हैं, और कुछ अभी ये है तरक्की की ओर मुड़े हैं, तरक्की हो रही है लेकिन हो चुकी नहीं है, ये चीज़ हो जाती है। विकसित देश वे हैं जिनका पर्याप्त विकास हो चुका। देखिए वही चीज़ जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब धन के मामले में बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, और तरक्की भी वहाँ बहुत अच्छे से सबने कर ली है। और जबकि विकासशील देशों की श्रेणी में देश आते हैं जिनमें विकास की पर्याप्त संभावनाएं, भले ही उनका वर्तमान समय में विकास कम हुआ हो, जैसे भारत, चीन, क्यूबा, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान आदि। अब ये देश कैसे हैं, यहाँ पे तरक्की हो रही है, हो चुकी नहीं है। लोग कई तरह का जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग मध्यम वर्ग का जीवन जी रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मध्यम वर्ग, जैसे मध्यम उनको नहीं कहेंगे, बहुत ही गरीबी की स्थिति में है, और कुछ लोग ऊपर उठे हुए हैं। तो यानी क्या है, विकास की तरफ वो लोग बढ़े हैं लेकिन अभी विकास हुआ नहीं है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो भारत, चीन, क्यूबा, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी देश आ जाते हैं। और अगर बात करें आर्थिक विकास का अर्थ 3 प्रकार से समझा जा सकता है, तो कौन कौन से, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन और निरंतर वृद्धि को आर्थिक विकास का आधार मानकर। तो बिल्कुल सही बात है कि आर्थिक विकास, भाई जब धन होगा तभी तो आप आगे बढ़ेंगे ना। हर चीज़ में तो पैसा लगता है, ऐसा तो है नहीं कोई भी वर्क आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें पैसा नहीं लगेगा।
है ना। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का आधार मानकर और जनसाधारण के सामान्य कल्याण तथा जीवन स्तर में वृद्धि को आर्थिक विकास का प्रतीक मानकर। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सामान्य रूप से आर्थिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय उत्पादन में वृद्धि होती है। एक वर्ष की अवधि में किसी देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन होता है उसे ही उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी क्वेश्चन आ जाता है, अति लघु उत्तरीय में बनता है क्वेश्चन कि वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है। तो आप यहाँ पे देख लें, जितनी वस्तुओं सेवाओं का कुल उत्पादन होता है उसे उस देश की वास्तविक आय कहते हैं, जो साल भर में होता है उसकी जब गणना होती है ना। इस प्रकार किसी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए सभी उत्पादन साधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही आर्थिक विकास कहलाता है। अब क्या आप कर रहे हो कि भाई कुशलतम प्रयोग कर रहे हो, जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसमें आप पैसा भी लगा रहे हो, प्लस पैसा इसीलिए तो लगा रहे हो कि आपको बेनिफिट मिले, है ना। हर शख्स बेनिफिट के लिए ही वर्क करता है, क्यों, आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। वो बात अलग है आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस कर रहे हो, कैसा बिजनेस कर रहे हो, वो बात अलग की है, लेकिन हर शख्स यही करता है। तो यहाँ पे हमने चीज़ों को समझा और राष्ट्र यानी आर्थिक विकास के बारे में भी जाना और अर्थशास्त्र क्या होता है इसके भी बारे में जाना, यानी इसके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू है और अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाता है और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।